गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज पहला चैप्टर सॉलिड ठोस, जिसका नाम है ठोस, स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो तीन होती है। मुख्य अवस्थाएं तीन होती है, ठोस, द्रव और गैस। अर्थात जितने भी पदार्थ होते हैं वो या तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, या फिर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस जिनका आकार निश्चित होता है, जिसकी कोई एक आकृति फिक्स होती है, आयतन भी निश्चित होता है, वो ठोस कहलाते हैं। और ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे के इतने क्लोज होते हैं और प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे पदार्थ ठोस कहलाते हैं। ठीक है, तो जितनी भी वस्तुएं, तुम दीवार है, ईंट है, पत्थर है, कोई भी चीज़ है जिसमें बहने का गुण नहीं हो, वो सब क्या होते हैं? ठोस होते हैं। दूसरा होता है द्रव, जिसमें बहने का गुण होता है, जिसमें आकर्षण बलों के मान ठोसों की तुलना में कम होते हैं, वो द्रव कहलाते हैं। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। जैसे पानी को तुम गोल टंकी में डालोगे तो पानी का आकार गोल होगा, बेलनाकार टंकी में डालोगे तो पानी का आकार बेलनाकार होगा, आयताकार टंकी में डालोगे तो पानी का आकार आयताकार होगा। अर्थात पानी को जिस आकृति वाले पात्र में भरोगे वो वही आकृति ले लेगा। दूसरी बात यह है कि इनका आयतन निश्चित होता है। जैसे अपन दूध लेते हैं या तेल लेते हैं तो 1 लीटर 2 लीटर इनका आयतन निश्चित होता है। तीसरा आता है गैस। गैस में अवयवी जो कण होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। उनके मध्य जो अट्रैक्टिव फोर्स है, आकर्षण बल है, वो नगण्य होता है। इसलिए उनके जो कण हैं वो काफ़ी दूर दूर फैले हुए रहते हैं। ठीक है। तीसरी बात यह है कि उनका आकार निश्चित नहीं होता। उसको वही है, सिलेंडर में भरोगे तो उसका आकार सिलेंडर के जैसा, गोल सिलेंडर में भरोगे तो गोल जैसा। आयतन भी उनका निश्चित नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि 1 लीटर वाले पात्र में यदि कोई गैस भरी हुई है तो उसका आयतन 1 लीटर ही हो। उसका आयतन आधा लीटर भी हो सकता है, 1/4 लीटर भी हो सकता है, और 1 लीटर के अंदर वो 1.5 लीटर भी हो सकते हैं, 2 लीटर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बारी आती है इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा दिया गया है वो सॉलिड के बारे में दिया गया है, ठोस के बारे में दिया है। तो सबसे पहले अपन ठोसों का वर्गीकरण करते हैं। तो ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है। ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आणविक ठोस। नंबर 1 आणविक ठोस। सबसे पहले देखो, नंबर 1 आणविक ठोस होता है। नंबर 2 आयनिक ठोस होता है, और नंबर 3 धात्विक ठोस होता है। धात्विक ठोस। और चौथा और होता है, ये 4 भागों में बांटा गया है। चौथा होता है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, इन्हें अपन नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। कौन से? नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तो यहाँ देखो, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। तो आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। तो ठोसों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। आणविक, आणविक का मतलब होता है अणु, परमाणु, मतलब बहुत छोटे कण। तो इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं या फिर अणु होते हैं। आणविक ठोसों के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो कौन होते हैं? परमाणु होते हैं या फिर अणु होते हैं। अब इन आणविक ठोसों को भी 3 भागों में बांटा गया है। आणविक ठोसों को भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अध्रुवीय। अध्रुवीय, अध्रुवीय का मतलब होता है नॉन पोलर। अध्रुवीय का मतलब क्या होता है? नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर।
अध्रुवीय आणविक ठोस, नंबर 2 ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, और नंबर 3 होता है हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस। तो अध्रुवीय नॉन पोलर के अंदर, तो नॉन पोलर जो आणविक ठोस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 जैसे अपने हाइड्रोजन होता है, देखो H2 दोनों की विद्युत ऋणताएं समान होती है, दोनों की विद्युत ऋणताएं समान होती हैं, तो उनके मध्य बनने वाला जो बंध है वो सहसंयोजक होता है और 100% सहसंयोजक होता है। तो जिसमें समान विद्युत ऋणता वाले आ रहे हैं या जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है वो सब अध्रुवीय में आ जाएंगे। तो अध्रुवीय के अंदर देखिए H2 है, Cl2 है, Br2 है, ये सब अध्रुवीय है, CCl4 है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो सारी निष्क्रिय गैसें आ जाएगी। कौन सी गैसें आ जाएगी? सारी की सारी निष्क्रिय गैसें आ जाएगी और अध्रुवीय अणु आ जाएंगे। मतलब इनमें दुर्बल वान डेर वाल्स बल होते हैं या तात्क्षणिक या तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल होते हैं या लंदन बल होते हैं। ठीक है, जो 11th क्लास में पढ़ा था लंदन बल। तो इनमें बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल होते हैं, वान डेर वाल्स बल कहते हैं, लंदन बल भी कहते हैं। तो ये हुआ अध्रुवीय जिसमें अपने सारे तो निष्क्रिय गैसें आ जाएगी और जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है या समान विद्युत ऋणता वाले परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ध्रुवीय के अंदर द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। ध्रुवीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलर। पोलर कौन है? जिसका धन सिरा और नेगेटिव सिरा हो। धन सिरा और नेगेटिव सिरा जब होगा जब किसी अणु में जो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं उनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। इनमें द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, द्विध्रुव। तो इसमें द्विध्रुव आकर्षण बल होता है और द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। लेकिन ध्यान रखना ये जो द्विध्रुव आकर्षण बल है ये भी वान डेर वाल्स बल होता है, लेकिन इस बल की तुलना में स्ट्रांग होता है। अध्रुवीय अणुओं के बीच में जो बल पाया जाता है वो बहुत ही दुर्बल होता है। हालांकि ये भी वान डेर वाल्स ही होता है, लेकिन इसकी तुलना में ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो ध्रुवीय के अंदर जैसे अपन बात करें HCl है, NH3 है, SO2 है, NO2 है आदि। तो ये है ध्रुवीय। अब आ जाता है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंध का मतलब है जिनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, जैसे H2O, NH3, HF आदि। इसमें अपन CO2 और लिख देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हुए आणविक ठोस। और आणविक ठोसों में ये हुआ अध्रुवीय में कई बार गंधक का पूछ लिया जाता है, एसिड फास्फोरस का पूछ लिया जाता है, P4, क्योंकि P4 में 4 फास्फोरस परमाणु आपस में जुड़े होते हैं और गंधक में 8 परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अब देखिए ये हो गए अध्रुवीय आणविक ठोस, ये हो गए ध्रुवीय जिनमें धन सिरा और ऋण सिरा होता है, SO2, NO2 आदि। ये हाइड्रोजन बंध वाले हो गए जिनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। NH3 को इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। और नहीं लिखना चाहो, कंफ्यूज हो तो इसको हटा दो, इसमें और कोई सी भी चीज़ लिख लो, CHCl3 लिख लो भले, ये भी ध्रुवीय हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अब आता है दूसरा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस की बात करें तो अपन जानते हैं कि जैसे Na+ धन आयन और Cl- ऋण आयन, जब ये एक दूसरे के पास में आते हैं तो ये धन आयन और ऋण आयन प्रबल आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़कर NaCl का निर्माण करते हैं। और इसमें जो आकर्षण बल होता है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। तो आयनिक ठोस के अंदर लवण आते हैं जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, जैसे एग्जाम्पल NaCl है, KCl है, K2SO4 है, ये सब साल्ट है, CuSO4 है, सोडियम कार्बोनेट है, ये सब आयनिक ठोस होते हैं क्योंकि इनमें आयनिक बंध उपस्थित होता है।
चौथा आ जाता है धात्विक ठोस। धात्विक का नाम से ही पता चल रहा है इसमें सारे के सारे धातु परमाणु आते हैं। कौन आते हैं? टोटल मेटल्स आते हैं। अब मेटल्स में कुछ भी ले लो, आयरन ले लो, लोहा है, तांबा है, चांदी है, सोना है, निकिल है, सारी जो मेटल्स होती हैं वो इसी में आ जाती है। अब सहज संयोजक ठोस की बात करें तो सहज संयोजक ठोस के अंदर सहज संयोजक यौगिक आते हैं जिनका गलनांक काफ़ी उच्च होता है। इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। तो ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कंपटीशन के एग्जाम में कि नेटवर्क ठोस किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन में वो चारों के चारों डाल देता है, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहज संयोजक ठोस। तो नेटवर्क जो सॉलिड है वो सहज संयोजक ठोसों को कहा जाता है। कई बार इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है हीरा। ये बहुत कठोर होते हैं। ग्रेफाइट, हीरे का सूत्र सी होता है क्योंकि ये कार्बन होता है पूरा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का सूत्र भी सी होता है, लेकिन ये ध्यान रखना ये नरम होता है, ये अपवाद है। तो सहज संयोजक ठोस होते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके अंदर हीरा है, ग्रेफाइट है, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, इसे कार्बोरेंडम भी कहते हैं। कार्बोरेंडम, चाकू हुई, छुरी हुई, इन पर धार रखने में ये काम आता है, कार्बोरेंडम। कैंची हुई, कैंचियों पर धार रखने में, चाकुओं पर धार रखने में, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम है। ठीक है। बोरोन नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड, Bn, बोरोन नाइट्राइड। तो ये सारे कौन से ठोस है? सहज संयोजक ठोस है, नेटवर्क ठोस है। तो ये हो गया ठोसों का वर्गीकरण, जिन्हें अपन ने 4 भागों में बांटा। आणविक ठोस में परमाणु या अणु होते हैं अवयवी कण, इसमें अवयवी कण धनायन और ऋणायन होते हैं, इसमें अवयवी कण धातु परमाणु होते हैं, और इसमें सहज संयोजक अणु होते हैं। ठीक है। अध्रुवीय में टोटल है समान विद्युत ऋणता वाले और निष्क्रिय गैसें, ध्रुवीय में प्लस और माइनस वाले अणु आ जाएंगे, और हाइड्रोजन बंध में जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है वो आ जाएंगे। आयनिक में सारे साल्ट आ जाएंगे, धात्विक में सारे मेटल्स आ जाएंगे, और इसमें सहज संयोजक कंपाउंड आ जाते हैं। ठोसों के प्रकार देखो इधर, ये तो अपन ने आकर्षण बल के आधार पर ठोसों को वर्गीकृत किया था। अब ठोसों के जो मुख्य प्रकार हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय और नंबर 2 अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय वही वो तो बंध के आकर्षण बल के आधार पर हो गए थे। ये है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, मॉर्फस और नॉन मॉर्फस। मॉर्फस का मतलब होता है क्रिस्टलीय, और नॉन मॉर्फस का या एमॉर्फस या नॉन मॉर्फस कैसे भी कह लो, एमॉर्फस का मतलब होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय जिसकी संरचना क्रिस्टल के जैसी हो, जैसे शक्कर, क्रिस्टलीय क्रिस्टल हो, हीरा है, शक्कर है, फिटकरी है, कपूर है, नौसादर है, कॉपर सल्फेट है, इनकी संरचना क्या है? क्रिस्टलीय होती है। कैसी होती है? क्रिस्टलीय होती है। तो यहाँ देखो, क्रिस्टलीय वे पदार्थ होते हैं जिनमें अवयवी कण एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। दूसरी बात, अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था होती है। तीसरी बात, अवयवी कण अपने निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब जैसे अपन ने एक इतना बड़ा कण है, उसकी संरचना यदि अपन ने देखी टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलकीय है, और उसके तोड़ दो, उसको बारीक चूर्ण बना दो, फिर एक छोटे से चूर्ण की भी संरचना देखेंगे तो उसकी संरचना भी वही होगी जो उसके बड़े आकार की संरचना थी। अगर बड़े आकार की संरचना चतुष्फलकीय है तो उसके छोटे से कण की संरचना भी चतुष्फलकीय ही होती है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जो अवयवी कण होते हैं उनकी व्यवस्था निश्चित और नियमित दोनों होती है। अवयवी कणों की व्यवस्थाएं कैसी होती है? नियमित, नियमित मतलब रेगुलर, और निश्चित मतलब वो अपने निश्चित स्थान पर ही व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए इन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दूसरी बात, ये इनके गलनांक क्वथनांक निश्चित होते हैं, अर्थात ये एक निश्चित ताप पर ही पिघलते हैं, इसलिए इन्हें वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। तो ये क्रिस्टलीय हैं, इन्हें वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। वास्तविक ठोस, इन्हें वास्तविक ठोस भी कहा जाता है।
ठीक है, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। तीसरी बात ये विषम देशिकता दर्शाते हैं, ये विषम देशिकता का गुण ये दर्शाते हैं। विषम देशिकता, विषम देशिकता का मतलब होता है कि जिसके जो भौतिक गुण होते हैं, अपवर्तनांक है, चालकता है, ताप है, वो सभी दिशाओं में यदि समान होते हैं तो समदेशिकता, और सभी दिशाओं में समान नहीं होते हैं तो उसे अपन विषम देशिकता कहते हैं। तो ये विषम देशिकता का गुण दर्शाते हैं। विषम देशिकता के बाद में विषम देशिकता के बाद में देखो एक इनके जो शीतलन वक्र है, शीतलन वक्र वो अनियमित होते हैं। शीतलन वक्र कैसे होते हैं? अनियमित होते हैं। अनियमित का मतलब यह हुआ कि पहले तो जैसे पिघले हुए ठोस को यदि अपन ठंडा करते हैं तो टेम्परेचर में क्या होती है? गिरावट होती है, और फिर एक बिंदु ऐसा आता है कि जब तक पूरा का पूरा सॉलिड जम नहीं जाता तब तक टेम्परेचर का मान कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, निश्चित रहता है। और जब पूरा ठोस जम जाता है उसके बाद में ताप में पुनः कमी होने लग जाती है। उसे अपन इससे पता चलता है कि इनके जो शीतलन वक्र हैं वो अनियमित होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, ये अपन ने ले लिया समय और ये ले लिया अपन ने ताप, ये समय है टाइम। अब देखो इधर पिघले हुए क्रिस्टलीय ठोस को जब गर्म करते, माना वो ए बिंदु पर था तो उसके ताप में लगातार समय के साथ क्या हो रही है? कमी। लेकिन जब वो ठोस जमने लग जाता है तो जमने के बाद वो ताप कैसा हो जाता है? निश्चित हो जाता है, अर्थात उसमें कोई कमी नहीं होती। और जब तक वह पूरा ठोस जम नहीं जाता तब तक ताप का मान समान रहता है, और जब पूरा ठोस जम जाता है उसके बाद ताप में वापस कमी होने लग जाती है। इसलिए इनके जो शीतलन वक्र है वो अनियमित होते हैं, अर्थात नियमित नहीं होते। विषम देशिकता, आइसोट्रॉपी एक होता है, इंग्लिश में इसे एन आइसोट्रॉपी बोलते हैं। विषम देशिकता, विषम देशिकता का मतलब भी मैंने तुम्हें बता दिया है कि उसके गलना, उसके अपवर्तनांक है, चालकता है, ताप है, यदि ये गुण उन सभी दिशाओं में समान है तो समदेशिकता, और अलग अलग है तो विषम देशिकता। इसमें एक अपवाद और होता है घनीय संरचना। घनीय जो संरचना होती है, क्यूब जो स्ट्रक्चर होती है, उसमें समदेशिकता का गुण पाया जाता है। लेकिन घनीय संरचना क्रिस्टलीय ठोस होती है। कैसी होती है? घनीय संरचना क्रिस्टलीय ठोस होती है, और क्रिस्टलीय ठोसों में कौन सा गुण पाया जाता है? विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। लेकिन इसका अंदर एक अपवाद है, क्यूब स्ट्रक्चर में समदेशिकता का गुण पाया जाता है। ये अपवाद है, ये अपवाद है। एक क्रिस्टलीय के अंदर जो होता है, अवयवी कणों की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो निश्चित नहीं होती, नियमित नहीं होती, इसलिए इन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दूसरी बात, इनके गलनांक क्वथनांक भी निश्चित नहीं होते, आभास, ठीक है, इसलिए इन्हें आभासी ठोस कहते हैं। आभासी ठोस, ये नाम के ठोस होते हैं, लेकिन अगर अपन इसकी आंतरिक स्ट्रक्चर देखें तो इनकी अंदर की जो संरचना होती है वो द्रवों के समान होती है। किसके समान होती हैं? द्रवों के समान होती है, इसलिए इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। जैसे कांच, कांच अक्रिस्टलीय ठोस में आता है, क्योंकि कांच के अंदर जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वो द्रव के समान होती है। तो कांच देखने पर कैसा नजर आता है? ठोस, लेकिन उसके अंदर अवयवी कणों की व्यवस्थाएं द्रव के समान होती है, अर्थात कांच में भी बहने का गुण पाया जाता है। और यही कारण है कि जैसे कांच की जो खिड़कियां होती हैं, शीशे लगे रहते हैं, वो नीचे से मोटे हो जाते हैं और ऊपर से पतले हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनमें भी बहने का गुण होता है। तो कांच में भी अवयवी कण बहते हैं, लेकिन बहुत धीमी गति से बहते हैं, अपन को पता नहीं चलता। वो साल 2 साल में जाकर पता चलता है जब उसकी मोटाई को नापा जाता है कि नीचे का सिरा मोटा हो गया और ऊपर का सिरा हल्का पतला हो गया, इसलिए इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। तीसरी बात, इनमें समदेशिकता का गुण पाया जाता है। समदेशिकता, आइसोमॉर्फी, तो समदेशिकता का गुण पाया जाता है।
तो समदेशिकता में मतलब इनके जो भौतिक गुण हैं, चालकता है, ताप है, अपवर्तनांक है, वो सभी दिशाओं में कैसे होते हैं, समान होते हैं। अगला पॉइंट है इनके शीतलन वक्र। इनके शीतलन वक्र नियमित होते हैं। नियमित का मतलब होता है, देखो इधर जैसे ये ग्राफ बनाया, ये टेम्परेचर है और ये टाइम है। जब नियमित का मतलब होता है जब पिघले हुए एक क्रिस्टलीय ठोस को जब ठंडा करते हैं तो उसके ताप में लगातार कमी होती रहती है, अर्थात कोई भी बिंदु ऐसा प्राप्त नहीं होता जब ताप का मान स्थिर हो जाए। तो यहाँ तो देखो ताप में कमी हुई और यहाँ पर जाकर ताप में कमी होना बंद हो गया। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक कमी नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि यहाँ इस बिंदु से पदार्थ जमना शुरू हुआ और इस बिंदु पर वह पूरी तरीके से जम जाता है, उसके बाद ताप में कमी होती है। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी बिंदु प्राप्त नहीं होता जब ताप में कमी होना रुक जाए, ठीक है। अर्थात यहाँ ताप में लगातार कमी होती रहती है। इसलिए इनके शीतलन वक्र कैसे प्राप्त होते हैं, नियमित होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये समदेशिकता दर्शाते हैं, ये विषमदेशिकता इस स्ट्रक्चर को छोड़कर। इनके शीतलन वक्र नियमित होते हैं, इनके शीतलन वक्र अनियमित होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं, ये आभासी ठोस कहलाते हैं। इनमें की संरचना क्रिस्टलीय होती है और इनकी संरचना द्रवों के समान होती है। व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था द्रवों के समान होती है, अति शिथिल द्रव कहलाते हैं।